गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने जो स्टार्ट करवा रखा था, उसमें चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब इसमें अपने अभी तक प्रश्नावली 1.2 और 1.1 ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। आज उसी के आगे चलते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 3 के अंदर अपने पढ़ा जाएगा प्रश्नावली 1.3, एक्सरसाइज 1.3 है वो पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल आसान है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, थोड़ी सी आपको भाषा वगैरह लिखनी पड़ेगी भी। जैसे प्रश्नावली 1.3 है, इसमें आपको कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी, कुछ भाषा वगैरह लिखते हुए आपको प्रश्न को मिक्सअप करवा के उसको सिद्ध करवाना है। ठीक है। अब देखो जैसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न कह रहा है कि आप सिद्ध करवाओ। क्या सिद्ध करवाओ? रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई? अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपने एक काम करते हैं, अभी अपरिमित है अपने को, वैसे तो जानकारी के अंदर है कि रूट जो 5 है, रूट 2 है, ये सारी क्या है अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाने के लिए अपने काम करें, इसको उल्टा मान लें। क्या मान लें? ऐसा मान लें कि रूट 5 क्या एक तरह की परिमेय संख्या है। तो मानना जाए क्या लिखा जाएगा कि माना रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब देखो यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उस संख्या को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने ये माना कि भाई रूट 5 है वो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 है, जो रूट 5 है वो परिमेय है, तो रूट 5 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q है वो आपका क्या है? नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। Q आपका 0 नहीं आना चाहिए भी। ठीक है। तो इतना समझ आया कि रूट 5 को क्या लिया है? परिमेय संख्या मान लिया, और परिमेय संख्या मानते ही अपने रूट 5 को P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो होता है क्या है कि P अपॉन जो Q लिखते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे पूर्णांक होते हैं। वो क्या होता है? ऐसे पूर्णांक होते हैं, उन दोनों का जो सार्वगुणनखंड है वो हमेशा क्या रहता है? एक मानते हुए चलते हैं भाई। कहने का मतलब यह है कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो संख्याएं लिख रखी है उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, वो पूर्णतः अभाज्य संख्याएं आपके पास आ जाती है। तो अपने एक काम करेंगे, अपने इसको सिद्ध करवाने के लिए मानना तो ऐसे है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपने ये काम कर लेंगे कि जो रूट 5 है ना, रूट 5 को आपने जो P बटा Q की फॉर्म में लिखा है, तो P और Q का जो सार्वगुणनखंड है वो एक के अलावा दूसरा और ढूंढ लेंगे। एक के अलावा क्या ढूंढ लेंगे? दूसरा ढूंढ लिया जाएगा। तो अब करवाएं भी कैसे? अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे? देखो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है ना, नीचे आप क्या लगा सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो 1 की मल्टीप्लाई P से क्या आएगा? P। Q की मल्टीप्लाई रूट 5 से क्या आया? रूट 5Q। सभी प्रश्नों को करने का तरीका लगभग यही रहने वाला था। एक प्रश्न आप समझ लो, आपके सारा मैटर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे आप यहाँ रूट 5 लिखें, चाहे रूट 2 लिखें, चाहे रूट 3 लिखें, उन सभी को ऐसे आपको करवाना है। तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। अब ये रूट दिक्कत दे रहा ना, तो रूट को हटाने के लिए क्या करवाएं भाई? वर्ग करवा ले। वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो इधर तो आएगा P का स्क्वायर, इधर क्या बनेगा भाई? रूट 5Q का स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के ये तो क्या आया? P स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया? 5 आ गया। और Q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? Q स्क्वायर आएगा। ये मैटर आ गया। अब देखो एक चीज़ समझ आ रही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं कि जैसे 12 है, क्या है? 12 है। 12 को यदि आपने क्या लिखा? 3 इंटू 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है। ऐसा ही मैटर देखो, यहाँ एक संख्या है, सामने उस संख्या के क्या है? 2 गुणनखंडित हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो 3 है ना,
3 है जो 12 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब 3 का भाग 12 के अंदर जाएगा, जाएगा ना, पक्का पक्का जाएगा। तो यहाँ पे संख्या आपकी कौन है, 5 है। तो अपने को इस लिखी गई जानकारी के द्वारा ये मालूम चलता है कि जो पी स्क्वायर है उसमें 5 का भाग तो जरूर जाएगा। किसका, 5 का भाग तो जरूर जाएगा। तो ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। विभाज्य लिखें चाहे भाज्य लिखें एक ही चीज़ है। √5 पी स्क्वायर है जो क्या है, 5 से विभाज्य। अब देखो, जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसको आप नया रूप दे सकते हैं। कैसे कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, पी भी तो 5 से भाज्य होगा। तो क्या लिख सकते हैं, पी भी 5 से भाज्य है। भाई अगर किसी संख्या का जो वर्ग है वो एक संख्या से विभाजित है तो क्या उस संख्या जो मतलब जो संख्या है मेन, वो भी आपके उस अंक से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है। तो पी स्क्वायर 5 से भाज्य, तो इसका मतलब क्या होगा, पी के अंदर भी क्या है, 5 का भाग चला जाएगा। अब देखो पी के अंदर अगर 5 का भाग जाता है, इसको आप समीकरण नंबर 1 लगा देना, आगे काम मिलेंगे। अब आपने ये तो समझा दिया कि जो ऊपर का पी है उसमें 1 के अलावा 5 का भी भाग जा रहा। अब बारी आती है क्यू की। अब क्यू को लाए कैसे वापस, तो क्यू को लाने का एक ही पैटर्न है। आप ये कह रहे हो कि पी क्या है, 5 से भाज्य है, इसका मतलब जो पी है ना, पी आपका क्या होगा, कोई 5 का गुणज होगा। भाई कोई संख्या 5 से विभाज्य होने का मतलब क्या हो गया कि वह संख्या 5 का गुणज होगी। मतलब या तो वह संख्या क्या होगी, 5 होगी, या वो संख्या आपकी 10 होगी, या 20 होगी, या 25 होगी, या 500 होगी, है ना, या 1000 होगी। कुल मिला के जो 5 का मल्टीपल है वो होना ज़रूरी है। तो मैं p को इस लाइन के द्वारा क्या लिख सकता हूँ कि p इक्वल्स टू क्या होगा, कोई 5 से प्रकार की कोई संख्या मेरे पास आने वाली है। ठीक है। अब q लाने के लिए, q मेरे पास समीकरण नंबर 1 में ये पड़ा, मेरे को क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए। तो मैं दोनों साइड क्या करवा देता हूँ, वर्ग। तो वापस वही कि भाई वर्ग करने पर वर्ग किया जाएगा तो इधर तो हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका जो 5c है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो p का स्क्वायर पड़ा है, 5 का क्या होगा 25, 25, और c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 से आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू जो कि क्या दे रखे हैं, 5q स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 5q स्क्वायर, सामने लिखा 25 और c स्क्वायर, 25c स्क्वायर लिखा। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है भाई, समीकरण नंबर 1 से ले ली, 1 से ले ली ना। अब क्या काम करेंगे कि 5 से इसको डिवाइड करवा दें। तो देखो q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5c स्क्वायर रहेगा ना। ठीक है। फिर से देखो वही कड़ी आ गई कि यहाँ जो संख्या 5 लिख रखी है, इसका मतलब इस 5 का भाग q के अंदर पक्का जाएगा। तो वापस इस लाइन से आप ये लिख सकते हो कि q स्क्वायर क्या है, 5 से भाज्य है। q स्क्वायर क्या है, 5 से भाज्य। अगर देखो q स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है तो q के अंदर भी क्या होगा, q भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगी। 5 से भाज्य लिखें चाहे विभाज्य लिखें, ये भी क्या है, विभाज्य होगी। तो देखो आपने क्या पता लगा लिया कि जो p और q आपने स्टार्ट में लिए थे, आप ये मान के चले थे कि उनके जो सारे गुणनखंड है, मतलब कॉमन एक ऐसी संख्या जिस संख्या का भाग दोनों के अंदर चला जाए, उसको आपने क्या लिया था, 1 लिया था। और सिद्ध करते करते आपने ये पता लगा लिया कि भाई जो p है उसमें 5 का भी भाग जा रहा है, q है उसमें भी 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का यदि भाग जा रहा है तो आपकी जो अवधारणा है वो तो क्या हो गई, गलत हो गई ना। एक के अलावा भी क्या आ गया कि आपके पास क्या आ गया, एक के अलावा भी और गुणनखंड आपको मिल गया। ऐसी संख्या आपको मिल गई जो दी गई संख्या p और q को क्या करती है, p और q को विभाजित करती है। तो बस यही दोनों लाइनों को देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि p 5 से भाज्य है, p 5 से भाज्य है और q भी 5 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि p तथा q का सार्वगुणनखंड, भाई ये भाषा तो देखो आपको लिखनी पड़ेगी हर प्रश्न में। इसमें सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त
एक के अतिरिक्त 5 भी है, 5 भी है ना। तो आपने तो ऐसी संख्या ली थी P और Q जिनका कॉमन जो आपका डिवाइड जो अंक है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तो आगे भी 5 और मिल गए जो कि इस मानी गई चीज़ का क्या विरोधाभास करता है। तो ये लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। मतलब विरोध करता हुए किस चीज़ का, कि आपने मान लिया √5 क्या है, परिमेय है, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि इसके तो गुणनखंड और मिल रहे हैं और मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिखेंगे क्या आता है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपको भाषा वगैरह लिखनी पड़ेगी। सारे प्रश्न इस एक के जैसे ही है, ठीक है। 1-2 प्रश्न मैं आपको और करवाऊंगा, ऐसा नहीं भी नहीं करेंगे, 1-2 प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूँ ताकि आपके वो मैटर है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें और इसी प्रश्न को आप दोबारा करने का फिर से अभ्यास करोगे। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए जो थोड़ा सा क्या मिक्स में है ना। तो इसको तो मिटा दें और प्रश्न संख्या लेते हैं इसकी कौन सी, 2 प्रश्न आप कर लोगे। इसका मतलब क्या है, फिर सारे प्रश्न आप आराम से कर लोगे। 1-2 लाइनें आपको लिखनी जरूरी रहती है इन प्रश्नों में। अब जैसे प्रश्न नंबर जो 2 है वो देखो क्या कहता है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या दे रखी है, 3 + 2 √5 कैसी आनी चाहिए, अपरिमेय संख्या में। क्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको ऐसे लेके आना है, ठीक है। तो अपने तो वही काम कि आप इसको क्या मान लो, उल्टा मान लो। उल्टा मतलब ये कह रहा है परिमेय, अपने मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय कि माना 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे भाई, परिमेय संख्या है। ऐसी अपने कल्पना की जा रही है कि ये क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि आपने परिमेय संख्या मानी है संख्या को, तो एक काम हो सकता है कि इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो, कोई P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या A/B काम में ले सकते हैं, जहां कंडीशन तुरंत लिखा करो कि Q क्या होना चाहिए, ≠0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा यदि आप लिखते हो तो आगे इसको थोड़ा सॉल्व करवाएं। कैसे होगा, पहले मतलब जो रूट वाला मैटर ना उसको सिंगल करवाओ, उसमें आप क्या करो, फ्री करवाओ। तो फ्री कैसे होगा कि पहले तो जो 3 है वो उठ के उस साइड जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, 2√5 = क्या आया, P/Q, और उधर जाएगा 3 जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। इधर 2 संख्या आ गई, दोनों के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, Q, ये हो जाएगा आपका P - 3Q बराबर में क्या आएगा, 2√5। अब ये 2 है उससे भी आप हटा दो, 2 गुणा के अंदर कहाँ चला जाएगा, भाग वाली संख्या के पास चला जाएगा। तो P - 3Q बट्टे के अंदर क्या आया, 2Q, कितना आ गया आपका, 2Q आ गया ना। अब ये आने के बाद ये P 3 और Q ये सारे क्या है, पूर्णांक है, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। तो ये चीज़ अपने लिखेंगे कि P Q और कौन है, एक 3 है वह 2 क्या है, पूर्णांक है। ये सारे आपके क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों को बट्टे की फॉर्म में यदि आप लिखते हो तो वो हमेशा क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। ये पूर्णांक क्या पता चल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तो P - 3Q/2Q क्या है, परिमेय संख्या। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, आप ये देखें कि भाई मान लो आपकी ये परिमेय संख्या है तो सामने वाली संख्या भी क्या रहेगी, दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, बराबर है। तो इधर का एक पक्ष अगर परिमेय संख्या बनाएगा तो इधर वाला पक्ष भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय, तो क्या हुआ कि √5 भी क्या है, परिमेय है, √5 भी परिमेय है।
भाई इस लाइन के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया कि √5 हो गया अपना परिमेय संख्या आ गई, परंतु गलत है क्योंकि अभी आपने सिद्ध करवाया कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी चीज को दोबारा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि परंतु √5 कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु आपने तो क्या मान लिया भाई, यहां से ये पता चला है कि √5 है वो क्या है, परिमेय। परंतु रियल में देखा जाए तो √5 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, है ना। तो मतलब उस कथन का क्या हो गया, विरोध हो गया। वो जो बात आपने मानी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब जो आपने मान रखा है, जो कल्पना आपने की थी कि भाई 3 + 2 √5 है, जो आपकी क्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ना, तो वो गलत है। इसका मतलब दरअसल वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी मैटर को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः करके लिख देंगे कि अतः आपका 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपने जो कल्पना की थी वो बिल्कुल सरासर क्या है, गलत आ रही है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दोनों प्रश्न मिक्सअप में, एक तो जैसे मैंने पहला करवाया वो, एक जो मैंने इस प्रकार का प्रश्न करवाया सेम ऐसे। एक प्रश्न मैं आपको और भी करवा देता हूँ, पहले के तरीके के जैसा एक प्रश्न मैं आपको और करवा दूंगा अभी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चला जाए। तो 1.3 है वो काफ़ी छोटी और आसान प्रश्नावली है। सिर्फ इसमें क्या लिखने का पैटर्न होता है, किस प्रकार से इसको लिखना है। तो और आगे चला जाए, 2 प्रश्न हो गए, बस 3 ही प्रश्न है। तीसरे के अंदर आपके 3 पार्ट है, 3 में से 1-2 मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो जैसे ये कह रहा है तीसरे प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी कर लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला पार्ट लेता हूँ। ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अपने तो दिए गए मैटर को आप उल्टा मान के चलो। तो मान लिया जाए सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे कि माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/√2 है उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q ऐसे पूर्णांक है जिनका सार्वगुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। एक के अतिरिक्त क्या नहीं है, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न तो P में जाएगा न Q के अंदर जाता है। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में ले लिए। साथ में यह लिखना कि Q नॉट इक्वल टू क्या है 0, सॉरी। अब रूट को हटाने के लिए आप क्या करो, स्क्वायर करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। या एक काम कर लो, मल्टीप्लाई करवा के कर देना, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो पहले वर्ग करवा ले। तो लिख सकते हैं वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो 1/√2 का भी स्क्वायर होगा। सामने आपका P/Q दे रखा है, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या आया 2, P का स्क्वायर P² और Q का स्क्वायर क्या आएगा, Q² आएगा। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाओगे। 1 से Q² की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Q²। 2 की मल्टीप्लाई P² से करोगे क्या आएगा, 2P²। अब देखो वही जो पहला प्रश्न आपको करवाया था वही आगे 2 लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब इस 2 का भाग कहाँ जाएगा, Q² के अंदर पूरा चला जाएगा, क्योंकि Q² के या सामने जो दे रखे हैं वो Q² के क्या है, 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर है। तो उसी चीज़ को लिखते हैं कि Q² क्या होगा, 2 से भाज्य, 2 से क्या है, विभाज्य है या भाज्य है। अब देखो Q² भाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा, Q में भी 2 का भाग जाएगा, तो Q भी क्या होगा, 2 से भाज्य है। Q भी क्या होगा भाई, 2 से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। अगर Q 2 से भाज्य है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका Q है ना उसको कोई नया आप 2C नाम ले लो। मतलब जो Q² तो मालूम है, Q² तो आपका 2P² की फॉर्म का है।
परंतु जो रूट निकालने के बाद जो नया आपका क्यू बनेगा वो क्या है, कोई 2C फॉर्म का होगा, मतलब 2 का कोई मल्टीपल होगा। जैसे मान लो 8 आ जाएगा, 50 आ गया, 100 आ जाएगा, 80 आ गया, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, इस प्रकार से मतलब क्यू होगा जो 2 का गुणज आपका रहेगा। अब क्यू की जानकारी मेरे को मिल गई, मेरे को पता लगाना है कि पी कैसा है। तो पी लाने के लिए आपकी जो ये रोक के रखी थी समीकरण नंबर 1 है, वहाँ से मेरे पास दोबारा से पी आएगा। पी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू का वर्ग। तो क्यू तो आपने यहाँ लिखा, तो दोनों साइड फिर से क्या करो, वर्ग करवाओ। तो लिखेंगे कि वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये आएगा आपका क्यू स्क्वायर, और द 2C का वर्ग आप करवाओ। तो देखो क्यू स्क्वायर 2 का हो गया 4C का स्क्वायर हो गया C स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है आपकी 2P स्क्वायर। 2P स्क्वायर यहाँ से रखा समीकरण नंबर 1 से क्यू स्क्वायर की जगह, तो साथ में लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से वैल्यू आपने यहाँ रखी। अब 2 का भाग लगा दो 4 में, तो क्या बन गया, पी स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। ये लाइन आते हैं फिर कह देंगे कि भाई पी स्क्वायर है उसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये लिखेंगे कि पी स्क्वायर क्या है, 2 से भाज्य है। पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो होगा क्या, पी भी 2 से भाज्य होगा बिल्कुल। इसका मतलब देखो हुआ क्या कि आपने तो ये माना था स्टार्ट में कि पी और क्यू का जो सारा गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, परंतु आपको मिल गया क्या, पी 2 से भी भाज्य है, क्यू भी 2 से भाज्य है। इसका मतलब एक के अलावा क्या है, 2 भी इसका क्या एक सारा गुणनखंड है। तो सारा गुणनखंड आते जो आपने मान रखा वो क्या गलत है। गलत है तो जो आपने माना है परिमेय संख्या है, दरअसल वो परिमेय संख्या नहीं होके कैसी होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये लिखेंगे कि पी तथा क्यू, पी तथा क्यू 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि तो करके लिख दो, तो पी व क्यू का सार्व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 2 भी है, 1 के अतिरिक्त 2 भी है। इसका मतलब गलत है, जो कि विरोधाभास से भी नहीं होना चाहिए ऐसा, जो कि विरोधाभास है। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारी कल्पना गलत है, आपने जो कल्पना की थी गलत है। कल्पना क्या कहा था, कल्पना के अंदर माना था कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो बस हमारी कल्पना गलत होते ये लिख देंगे कि आता है 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या है। बस यही तरीके हैं इस चैप्टर में, जितने तरीके थे ना मैंने आपको करवाए हैं, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाषा को लिखने का करने का पैटर्न आपको यही रखना है। तो आज इसी तीसरे पार्ट के साथ अपना जो चैप्टर है एक्सरसाइज जो 1.3 है वो कंप्लीट होती है। अब आगे का जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 लेके आएंगे उसमें प्रश्नावली रखी जाएगी 1.4, और कोशिश करते हैं कि उसी के अंदर अपना क्या है, ये जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।